इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पित्रोदा ने देश की विविधता पर विवादित बयान दे दिया और जिस पर बीजेपी ने अब जोरदार हमला बोला है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें सैम पित्रोदा ने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की। पहले आप पित्रोदा का वो बयान सुनिए जिस पर हंगामा मच गया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है। भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ो, बंगाली पंजाबी में तोड़ो और बाहर से जोड़ो। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत। इससे पहले विरासत टैक्स पर कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए थे। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर चर्चा होनी चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस बैकफुट पर है, जिसके बाद कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान पर सफाई भी पेश की है। और कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इससे लेकर बयान जारी किया। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। इधर पित्रोदा के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट ने भी सैम के बयान की निंदा की। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर तेलंगाना से कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पित्रोदा ने देशवासियों का अपमान किया है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है।
प्रधानमंत्री के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रोज जनता को बताते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ इनकी सांठगांठ है। केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ इनकी साठ है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि ओवरसीज प्रेसिडेंट के पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है, और सुबह से ही सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ था। नस्लवादी, नस्लभेदी टिप्पणी इसको बताया गया था, और अब सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है? सैम पित्रोदा को कहा गया है इस्तीफा देने के लिए। रवि त्रिपाठी जी संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अभी ताल ठोके के प्रोग्राम में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने जा रही है सैम पित्रोदा के खिलाफ। अब सैम पित्रोदा का ये इस्तीफा क्या माना जाए? एक्शन लिया गया है या सैम पित्रोदा ने स्वयं दिया है? शोभना, उससे पहले 4 बजे के बुलेटिन में जब हमने आपसे बातचीत की थी लाइव, तो हमने कहा था कि पार्टी को इनसे किनारा करना होगा। तो पार्टी का प्रेशर है, पार्टी के प्रेशर में उन्होंने इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी की खबर बाद में आएगी कि राहुल गांधी से उनकी बात हुई होगी, सोनिया गांधी से बातचीत हुई होगी, क्योंकि पारिवारिक मसला, पारिवारिक फ्रेंड है गांधी परिवार के, और उनको कहा गया है स्टेप डाउन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन फिलहाल उनके ट्विटर उनके जयराम रमेश के ट्वीट से ये अंदाजा लगाया गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, जो ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस पद से। और इसका अर्थ सीधे लगाया जाए कि उनके बयान से पार्टी काफी नाराज थी, और इस नाराजगी की वजह से उन पर दबाव बनाया गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो रवि, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि अब कांग्रेस इस समय, जब उसको ऐसा लग रहा है कि 3 चरणों में उसने शायद अच्छा प्रदर्शन किया है, इंडिया गठबंधन हमेशा यही दावा कर रहा है, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए सैम पित्रोदा की गांधी परिवार से इतनी नजदीकी होने के बावजूद आज उनकी बलि चढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसी तरह से समझा जाना चाहिए कि राहुल गांधी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई ऐसा बहाना नहीं लेना चाहते हैं कि बाद में ये बहाना लेकर कि हम चुनाव हार गए। आप याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर का जब भी बयान आता था उसको बाद में हवाला दिया जाता था, तो अगर ऐसा बयान नहीं दिया होता तो हम चुनाव में अच्छा करते। तो इस तरह के बयान को लेकर कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन, और एक मैसेज भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो नेता बिना मतलब के बयानबाजी करते हैं उन पर उनके खिलाफ एक एक्शन भी है, एक मैसेज भी है कि अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं जो बिना बड़बोले बयानबाजी करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो उनको पार्टी छोड़ना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी का सीधा मैसेज है। और मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल रवि, 24 के राजपथ में आपने आज ये पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस दबाव में है और अब कांग्रेस कोई एक्शन ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक्शन हो गया है। जयराम रमेश ने जानकारी दे दी है कि सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा दिया। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत में खुद को डरा हुआ बताया। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल है कि घर से निकलने में भी डर लगता है। और फारूक अब्दुल्ला ने ये बात पुलवामा के त्राल में लोगों को संबोधित करते हुए कही। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूरी दुनिया राम की है, लेकिन देश से राम राज्य ही खत्म हो रहा है और नफरत बढ़ती जा रही है। मुसलमान चल नहीं सकता, दाढ़ी देख के उसकी दाढ़ी कट देते हैं, उसको मारते हैं, अगर गाय साथ है कहते ये गाय खोर है। ये मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा, आज देख रहा, डर लगता है चलने में, देखो छुरा न नफरत और भाईचारे की बात करते करते फारूक अब्दुल्ला बीजेपी पर बुरी तरह भड़के और उन्होंने दावा किया कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत की इस आग में उनको भी जलना पड़ेगा। इनसे कहिए ये जो दूसरे झंडे निकले हैं, हमको वोट दियो, पहले हमको कत्ल करेंगे फिर इनका भी। पिछले कई दिनों से फारूक अब्दुल्ला सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत की थी, जिस पर जमकर बवाल मचा था। पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर अपना गुस्सा निकाला। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था, वहां भी अब आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो गई हैं।
कश्मीर बदल गया है, बीजेपी कह रही है कि हाँ बिल्कुल बदल गया ना। यहाँ तबाही बढ़ गई। यहाँ ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। आकाश आनंद के पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाने पर समाजवादी पार्टी ने अब बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला है, जिस पर मायावती ने भी पलटवार किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए उन्हें अपने परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों की चिंता करने की नसीहत दे डाली। कैमरा पीछे है। वहीं चुनाव के बीच में अचानक आकाश आनंद पर एक्शन होने से सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई हैं। हालांकि मायावती ने साफ कर दिया है कि उन्होंने आकाश में परिपक्वता की कमी होने की वजह से ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं हुआ और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बीएसपी और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उन पर हमला शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तो मायावती की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आकाश आनंद की भाषा से उन्हीं की पार्टी को नुकसान पहुंच रहा था, जिसके बाद मायावती ने ये फैसला किया। आकाश आनंद ने कुछ फायरी स्पीच दी थी, तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हुई और मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौते के नाम पर कहीं न कहीं आकाश आनंद को हटा तो नहीं दिया है। मायावती जी को जवाब देना होगा। आकाश आनंद तो विरासत की सियासत से आगे बढ़े थे, चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए उनके बयानों में वो मैच्योरिटी लगातार दिखाई पड़ रही थी, इसलिए उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान के बाद ईवीएम लेकर लौट रही एक बस में भीषण आग लग गई। बस में 36 मतदान कर्मी सवार थे, जो वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनों को जमा करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में गौला गांव के पास बस के गियर बॉक्स में चिंगारी उठी, जिसने देखते ही देखते भयंकर आग का रूप ले लिया और पूरी बस धू कर जलने लगी। क्योंकि बस में 36 मतदान कर्मी सवार थे, इसलिए सभी ने एक दूसरे की मदद की और बस का शीशा तोड़कर बाहर निकल आए और इसी वजह से सबकी जान बच गई। लेकिन आग लगने की वजह से बस में रखी 4 ईवीएम मशीनें बुरी तरह जल गयी। 2 मतपेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जबकि 4 ईवीएम्स जो हैं इनके कुछ पार्ट सुरक्षित हैं और कुछ में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बस में बूथ संख्या 275, 276, 277, 278, 279 और 280 की ईवीएम मशीन रखी थी और बस में रजापुर, डूडर, गेहूबारसा, कुंदारैयत, चिखली माल के मतदान केंद्र में ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मी सवार थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दूसरी बस के जरिए उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उनके दिल में हमेशा हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत रहती है और प्रवासी भारतीयों ने एक बार ये फिर साबित कर दिखाया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासी भारतीयों ने 2022 में 111 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भारत भेजी है। ये दुनिया के किसी भी दूसरे देश के लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां प्रवासियों ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भेजी है। दूसरे नंबर पर प्रवासी मैक्सिकन है, जिन्होंने 2022 में 61 अरब डॉलर की रकम अपने देश भेजी। वहीं 51 अरब डॉलर की रकम भेजने वाले प्रवासी चाइनीज तीसरे नंबर पर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 28 करोड़ से ज्यादा प्रवासी हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्तापलट की सुगबुगाहट सुनाई दी। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर पुरानी दुश्मनी भुलाकर इमरान खान से हाथ मिलाना चाहते हैं। दुनिया भर में अपनी बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फैसला किया है कि वो इमरान खान की जुबान पर लगाम लगाने के लिए ताकत का नहीं बल्कि कूटनीति का सहारा लेंगे और इसी के तहत उन्होंने इमरान खान को दोस्ती का ऑफर दिया है। खबरों की माने तो आसिम मुनीर गुपचुप तरीके से रावलपिंडी की अदियाला जेल गए और इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान सेना की ओर से बयान आया कि इमरान अपनी टिप्पणियों के लिए सेना से माफी मांगे। अंदर की खबर ये है कि माफी तो सिर्फ बहाना है। इमरान और आसिम मुनीर की डील फाइनल हो चुकी है। इमरान खान के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते ही पाकिस्तान की सेना उन्हें सत्ता में वापस लाने की तैयारियां शुरू कर देगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर से पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि ये खबरें कितनी सही है ये तो बताना मुश्किल है,
लेकिन इमरान का लगातार सेना के खिलाफ जहर उगलना और सेना का उनके आरोपों को खारिज करना कहीं न कहीं ये इशारा जरूर करता है कि आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच कोई न कोई खिचड़ी तो पक रही है। एक्टर सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बिश्नोई समाज ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने की धमकी दी है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में आरोपी अनुज थापन की मौत से बिश्नोई समाज काफी नाराज है, जिसकी मौत मुंबई में पुलिस कस्टडी के दौरान हो गई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी अनुज ने पुलिस कस्टडी में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि बिश्नोई समाज का आरोप है कि अनुज की हत्या की गई। सलमान खान को भी वो बी के अंदर जिसमें षड्यंत्र में शामिल होता है 120 बी, उसके तहत उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। 25 अप्रैल को अनुज थापन को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को विभाजनकारी कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मैसेज संदेश का भी जवाब दिया जिसमें सोनिया गांधी ने बीजेपी पर दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। और सोनिया गांधी के मैसेज संदेश पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनिया गांधी बीजेपी पर दलित और पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगा रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खुद बांटो और राज करो की राजनीति करती है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। मंगलवार को तीसरे फेज की वोटिंग के बीच सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि देश में दलित, पिछड़े और आदिवासी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए नफरत फैलाने की बात भी कही थी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत कई बड़े नेताओं और टॉप अधिकारियों को मारने की साजिश रची गई थी। रूस ने ये साजिश रची थी, लेकिन इसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। जबकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि रूस की इस साजिश में ऐसे लोग शामिल थे जो साइक की तरह जेलेंस्की के साथ मौजूद रहते थे। कीव की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक रूस की साजिश में जेलेंस्की की सुरक्षा से जुड़े कर्नल रैंक के 2 अफसर शामिल थे। साजिश का पता लगते ही दोनों कर्नल को हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों कर्नल पर पैसा लेकर यूक्रेन के खिलाफ साजिश रचने का चार्ज लगाया गया है। साथ ही दोनों कर्नल पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। इनमें से एक कर्नल को रूस की FSB से 2 ड्रोन और गोला बारूद भी मिला था, जिसे विस्फोट करने के लिए उसको दूसरे साथी तक पहुंचाना था। यूक्रेन की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक जेलेंस्की को बंधक बनाकर मारने की साजिश रची गई थी। वहीं जेलेंस्की के साथ SBU के प्रमुख वासिल मलियुक और यूक्रेन के रक्षा प्रमुख किरिलो बुडानोव की हत्या का भी प्लान था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू के कई कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी पर चले जाने से 80 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक आखिरी मिनट में ये कर्मचारी अचानक सिक लीव पर चले गए, जिसके बाद इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तिरुवनंतपुरम में 5 घंटे के इंतजार के बाद यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई। Our flight was yesterday 10:30. We came here at 7:30 like that, but we wait for here till 6 more than 6 hours. But the flight was cancelled. हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका जाना बेहद जरूरी था। कंपनी ने उनकी मजबूरी समझी और उन्हें अगले दिन का टिकट भी दिया। My husband was hospitalized in Muscat. For medical emergency actually I am going. So I explained my situation and then they gave me the ticket for tomorrow, very next day. जबकि सैकड़ों यात्री घंटों इंतजार करने के बाद वापस लौट गए। इस बीच एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को सलाह दी कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि केबिन क्रू की कमी की वजह से और भी उड़ानें आने वाले समय में रद्द हो सकती हैं। साथ ही एयरलाइंस ने यात्रियों से माफी मांगते हुए उनके पूरे पैसे वापस करने का भरोसा दिया। एयरलाइंस ने कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा, या फिर यात्री किसी और दिन अपनी यात्रा रिशेड्यूल कर सकते हैं। रिफंड के लिए यात्री वेबसाइट और ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल शेड्यूल के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस को रोजाना 380 उड़ानें भरनी है, जिनमें 120 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है, जबकि 260 घरेलू उड़ान है। इनमें से अब तक 86 फ्लाइट रद्द हो गयी।
एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कर्मचारियों की कमी होने की वजह से और फ्लाइट रद्द होने का अंदेशा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्टर है। इसी से जुड़ा एक हैरान करने वाला दावा किया है अमेरिका के नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस ने, जिसके मुताबिक चीन के हैकर्स किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलता फिरता बम बना सकते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस के मुताबिक चीन के हैकर्स अमेरिका या दूसरे देशों में चल रही चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हाईजैक कर सकते हैं। इन दिनों लगभग सभी गाड़ियां वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं। ऐसे में चाइनीज हैकर्स सैटेलाइट और इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद कार को हाईजैक कर सकते हैं। अलायंस का दावा है कि चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हैकर्स आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और एक बार कार का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में गया तो वो उसको अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। वो चाहे तो आसपास से गुजर रही दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार सकते हैं या फिर किसी भी सड़क या हाईवे पर गाड़ियों को खड़ा करके जाम लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स कार के सारे दरवाजे लॉक कर ड्राइवर और कार में बैठे लोगों को बंधक भी बना सकते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस का कहना है कि चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि जासूसी का एक तगड़ा हथियार है, और सैटेलाइट की मदद से चीन की खुफिया एजेंसियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मदद से दूसरे देशों का गोपनीय डेटा भी चुरा सकती हैं। अलायंस ने अमेरिका समेत तमाम देशों की सरकारों से अपील की है कि वो चीन की कंपनियों पर दबाव बनाए ताकि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के पास ही रहे, ना कि किसी सॉफ्टवेयर या एआई के हाथ में। आगे बढ़ेंगे। कतर और मिस्र की कोशिशों पर पानी फेरते हुए इजरायल ने दक्षिणी गाजा के शहर राफा पर धावा बोल दिया है। हमास के इस आखिरी गढ़ को तबाह करने के लिए इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अपनी मिलिट्री ऑपरेशन के तहत मिस्र के बॉर्डर से सटे रफा शहर को धुआं कर दिया। इतने बम बरसाए रफा का आसमान दहशत के काले धुएं से रंग गया। धमाकों ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया तो कईयों की नींव हिला डाली। इजरायल की सेना ने रफा और मिस्र से लगते उसके बॉर्डर को अपने कब्जे में ले लिया। इजरायली टैंक बॉर्डर पर तैनात नजर आए, जबकि इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वहां लगे फिलिस्तीन के झंडे की जगह अपने देश का परचम फहरा दिया। हमास चुप रहने की बात करता नजर आया, जबकि पूरा रफा शहर इजरायल की एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन से थर्रा उठा। रफा में शरण लिए फिलिस्तीनियों में खौफ पसर गया तो जान बचाने के लिए वो राहत कैंपों को छोड़कर भागते नजर आए। लेकिन राफा पर इजरायली हमले से अमेरिका की भौहें तन गई। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजरायल राफा पर हमला बोले। अमेरिका अरब देशों के साथ हुई सीक्रेट डील के तहत इजरायल को राफा पर हमला करने से रोक रहा था, और इसके लिए अमेरिका ने रफा के रास्ते फिलिस्तीनियों तक पहुंच रही मानवीय मदद को जरिया बनाया था। लेकिन इजरायल ने न अमेरिका की परवाह की और न ही मानवीय मदद की। इजरायल ने जब खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वो हमास के आखिरी गढ़ यानी रफा को तबाह किए बगैर नहीं रुकेगा, तो अमेरिका ये कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता नजर आया कि इजरायल ने सीमित हमला किया था। अमेरिका ने भले ही अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए रफा में इजरायली ऑपरेशन को जायज ठहराने की कोशिश की हो, लेकिन इस हमले से उसकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी को नुकसान पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट देशों और चीन की दोस्ती से अमेरिका को खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अमेरिका ने इजरायल को सख्त संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को घातक हथियारों और 1000 किलो के बम की सप्लाई को रोक दिया। इसमें बोइंग कंपनी का बनाया हुआ जॉइंट डायरेक्ट अटैक बम और स्मॉल डायमीटर बम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बमों की शिपमेंट को करीब 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका को डर है कि इजरायल इन घातक बमों का इस्तेमाल रफा में कर सकता है, जिससे जान माल का बड़ा नुकसान होगा। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि रफा पर हमला करने की वजह से अमेरिका इजरायल पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बहुत जल्द इजरायल पर प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि अमेरिका को नाराज कर इजरायल रफा में ग्राउंड और एयर ऑपरेशन को क्यों अंजाम दे रहा है। रफा में ऐसा क्या है कि इजरायल लगातार वहां हमले कर रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल इसके पीछे है रफा का हमास कनेक्शन। रफा और हमास के बीच गहरा संबंध है। इजरायल का दावा है कि उसने गाजा में सैन्य ऑपरेशन चलाकर हमास के 24 में से 18 बटालियन को खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी आतंकी संगठन हमास के 6 बटालियन बचे हुए हैं जो रफा में मौजूद हैं।
लिहाजा इजराइल किसी भी हाल में इन बचे आतंकियों को दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना चाहता। इसके अलावा इजराइल रफा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये सीमाई शहर जिसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजराइल का दावा है कि मिस्र बॉर्डर के रास्ते रफा तक अवैध तरीके से हथियार और गोला बारूद लाए जा रहे हैं। इजराइल का ये भी दावा है कि हमास ने बाहरी मदद से रफा में हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार अमेरिका की सलाह के बावजूद रफा पर हमले कर रही है। लेकिन ये भी तय है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बाइक से निकले हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने आपकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। और दिल्ली में पहला हेलमेट बैंक खोला है, जहां से आप बिना किसी शुल्क के हेलमेट ले जा सकते हैं और 24 घंटे के भीतर वापस कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा पीतमपुरा के मधुबन चौक पर मिल रही है। हेलमेट बैंक से निःशुल्क हेलमेट लेने के लिए आपके पास अपना पहचान पत्र होना जरूरी है। ये हेलमेट बैंक है जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो है ये पूरा बैंक जो है वो खुला हुआ रहता है। कोई शुल्क नहीं लगता यहाँ पर। पूरा हेलमेट जो है वो वितरण यहाँ से लेने का, और साथ ही साथ सिर्फ आपको अपना पहचान दिखाना होता है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हेलमेट बैंक खोलने की ये मुहिम दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप शाही ने शुरू की। इस दौरान संदीप शाही रैप गाकर लोगों को जागरूक करते भी दिखे। जिंदगी बचाने का ये कर्म है हमारा, ये तो धर्म है हमारा, शांति सेवा न्याय मूल मंत्र है हमारा। तो बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, सुरक्षा को जान तो बात मेरी मान, तभी जीवन खुशहाल बन पाएगा और सबका अच्छा टाइम आएगा। हेड कांस्टेबल संदीप शाही को भरोसा है कि उनकी चलाई हेलमेट बैंक की मुहिम से सड़क हादसों में कमी आएगी। वहीं दिल्ली के लोग भी संदीप शाही की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में भारतीय परिवारों की बचत में गिरावट आई है। आलम यह है कि महज 3 साल के भीतर 9 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स खत्म हो चुकी है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में लोगों की बचत 14.2 लाख करोड़ रही, जो पिछले 5 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में लोगों की सेविंग्स 17.1 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो भारतीय परिवारों की बचत 23.3 लाख करोड़ रुपए थी। 19-20 में अगर हम बात करें तो लोगों के पास 15.5 लाख करोड़ की बचत थी। जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत में लोगों के पास 14.9 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स थी। सेविंग्स तो घटी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान लोगों ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बढ़ाया है। आंकड़ों से पता चला कि 2020-21 से लेकर 2022-23 के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 3 गुना बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 64,084 करोड़ रुपए ही था। शेयर्स की बात करें तो वहीं 2020-21 में लोगों का निवेश 1.8 लाख करोड़ रुपए से दुगना होकर 2022-23 में 2 लाख करोड़ के पार चला गया। Zee News।